जय हिंद। तो आइए क्लास की शुरुआत किया जाए। क्लास 10th का जो मैथ का बुक है उसका चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय को इस वीडियो में देखेंगे। इसकी शुरुआत किया जाए। सबसे पहले ये जानेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति में किन किन बातों को जानना जरूरी है, इसको पहले समझते हैं। तो देखिए, त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति जो है वो 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। त्रिकोण, त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रि का अर्थ होता है 3 और कोण का अर्थ आप लोग समझते ही हैं कि कोण को कोण ही कहेंगे, और मिति का अर्थ होता है मापना, मापना या मापन जो कह लीजिए। त्रिकोणमिति जो है त्रि प्लस कोण प्लस मिति से मिलकर बना है। त्रि का अर्थ होता है 3, कोण का अर्थ होता है कोण, मिति का अर्थ होता है मापना या नापना। मतलब त्रिकोणमिति क्या है? तो गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के 3 कोणों के माप किया जाता है, माप का अध्ययन किया जाता है। 3 कोणों का माप कहाँ मिलेगा? तो जिसमें 3 भुजा होगा, और 3 भुजा किस में होता है? त्रिभुज में होता है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें 3 कोणों के मापों का अध्ययन या 3 भुजाओं के मापों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति में बस त्रिभुज के कई प्रकार होते हैं। त्रिभुज के कई प्रकार में से 10th क्लास के बुक में सिर्फ एक त्रिभुज पर फोकस किया गया है, जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। तो आइए उसको भी समझ लेते हैं कि आखिर समकोण त्रिभुज होता क्या है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में राइट ट्रायंगल कहेंगे, राइट ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण समकोण होता है, अर्थात 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। देखिए, ये त्रिभुज बन गया और इसका नाम दे देते हैं ए बी, और इसका नाम है सी। इसमें देखिए, ए बी भुजा है एगो, और दूसरा है बी सी भुजा, और एक भुजा मिल गया ए सी भुजा। यानी 3 भुजा से ही मिलकर बना है। त्रिभुज 3 भुजा से ना मिलकर बना होता है। तो देखिए, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बनता है। जब 2 भुजाएं एक दूसरे पर लंबवत हो जाती है तो वहीं पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है, अर्थात यहाँ पर कहेंगे कि समकोण बन रहा है। तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब आइए त्रिकोणमिति में हमें किस बात को जानना जरूरी है। समकोण त्रिभुज हम लोग जान गए, त्रिकोणमिति क्या होता है ये जान गए। अब आइए अगले कंसेप्ट को समझते हैं। समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण। समकोण त्रिभुज में लंब कौन होगा, कर्ण किसको कहेंगे और आधार किसको कहेंगे, इसको सीखते हैं। देखिए, ये त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसका नाम रखते हैं ए, इसका नाम है बी, और इसका नाम है सी। अच्छा, हम किसको कहेंगे कि ए बी, बी सी और ए सी, ये 3 भुजाओं में से किसको लंब कहेंगे, किसको आधार कहेंगे और किसको कर्ण कहेंगे, इस बात को समझना है। तो देखिए,
कर्ण फिक्स रहता है, कर्ण में कोई दिक्कत नहीं है। कर्ण ये होता है, कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहा जाता है, इसको एच से सूचित किया जाता है कर्ण को। तो कर्ण की परिभाषा यदि आप लोग जानना चाहते हैं तो कर्ण की परिभाषा यही हो जाएगी कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के कोण के सामने के भुजा को कर्ण कहा जाता है। समकोण त्रिभुज है और समकोण के सामने भुजा कौन है? AC है। इसी को क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। या दूसरे तरीका से भी इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कर्ण ही होती है, उसके अलावा कोई नहीं होता है। तो समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। लंबी भुजा यहाँ पर मिल रहा है, या 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को ही कर्ण कहा जाता है। अब देखिए प्रश्न ये उठता है कि कर्ण तो हम लोग समझ गए कि कर्ण में कोई दिक्कत नहीं है। अब लंब किसको कहेंगे? अब बचा दो भुजा है, AC को कर्ण कह दिए तो दो भुजा बचा, AB और BC। AB और BC में से किसको आधार कहेंगे और किसको लंब कहेंगे? तो देखिए यदि हम C कोण की बात करेंगे, ध्यान से समझिए, यदि हम C कोण की बात करेंगे तो C कोण के लिए इसके संलग्न भुजा BC को क्या कहेंगे? संलग्न भुजा। C कोण से सटा हुआ भुजा कौन है? इस कोण से सटा हुआ भुजा कौन है? तो एगो कर्ण सटा है और एक BC भुजा सटा है। तो हम इसको तो समझ गए कि कर्ण कहते हैं, लेकिन इसको क्या कहेंगे? तो इस कोण की बात कर रहे हैं तो इस कोण से सटा हुआ भुजा को संलग्न भुजा कहते हैं। यानी BC को क्या कहेंगे? BC को संलग्न भुजा। C के संलग्न भुजा। और C के ये जो सामने भुजा आपको दिखाई दे रही है AB, इसको कहेंगे C के सम्मुख भुजा। इसको कहेंगे C के सम्मुख भुजा। और C से सटा हुआ भुजा को क्या कहेंगे? C का संलग्न भुजा। इसको कहेंगे C का के सम्मुख भुजा। घबराइए नहीं, सम्मुख और संलग्न में क्या होता है इसको आसानी से समझाते हैं। देखिए C से जो सटा हुआ है ना उसको संलग्न कहेंगे, C के जो सामने है ना उसको सम्मुख कहेंगे। अब देखिए इसको उलट कर देखते हैं, इसी त्रिभुज को इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, बशर्ते उस त्रिभुज को यहाँ हम रखने का प्रयास कर रहे हैं। इसका नाम है A, इसका नाम है B और इसका नाम है C। अच्छा, अभी हम लोगों ने देखा कि C, इसको क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। ये AC भुजा को क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने समझा कि समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं। अच्छा, ये भी समझ गए कि C कोण की बात करेंगे तो C के लिए संलग्न भुजा कौन हो जाएगी? तो जो C से सटा हुआ है कर्ण के अलावा, तो कर्ण के अलावा BC भुजा सटा है तो BC को संलग्न कहेंगे। और C के सम्मुख भुजा कौन होगी? तो सम्मुख मतलब सामने वाली भुजा। तो C के सामने कौन भुजा है? AB भुजा है, तो AB को कहेंगे सम्मुख भुजा। अच्छा, इसको अब बात नहीं करेंगे क्योंकि इसका बात हम यहाँ पर कर चुके हैं। अब इसको बात करते हैं A कोण के लिए बात करते हैं। अच्छा, A कोण के लिए संलग्न भुजा कौन हो जाएगा? इसका नाम आगे हम रख देते हैं, नहीं तो भूल जाए। कर्ण को H से सूचित किया जाता है, ये बात को ध्यान में रखते चलिएगा। A कोण की बात कर रहे हैं तो A कोण के लिए संलग्न भुजा और A के सम्मुख भुजा कौन हो जाएगी? अच्छा, A कोण के लिए संलग्न भुजा बताना है तो A कोण से कौन कौन भुजा सटा हुआ है? तो AC भुजा सटा है और AB भुजा सटा है। AC और AB मिलकर ही तो कोण A को बना रहा है ना, तो इसको तो हमें पता है कि कर्ण कहेंगे, तो इसको हटा देते हैं। तो A से जो सटा हुआ है एक AB भुजा सटा है तो इसको संलग्न कहेंगे। AB सटा हुआ है A कोण से, इसको संलग्न कहेंगे, क्योंकि सटा हुआ को संलग्न और सामने वाले को सम्मुख कहा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे इसके लिए फिगर, इसके ई फिगर के लिए लिख रहे हैं कि AB को क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, AB को
ए का संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। अब आगे समझ आइएगा, कहते हैं ए बी को ए का संलग्न भुजा और बी सी को ए का सम्मुख भुजा कहेंगे, सम्मुख भुजा। बी सी को ए का सम्मुख भुजा कहेंगे। देखिए अब आप लोगों को संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। संलग्न मतलब जो सटा हुआ है और सम्मुख मतलब जो सामने है। इस फिगर को ध्यान से फिर से देखिए, ए बी और सी, इसमें हम लोग सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहेंगे। अब बच्चा आधार और लंब को पहचानना है, तो सबसे पहले ये जानो कि कौन से कोण का बात हो रहा है। तो यहाँ पर सी कोण की बात करेंगे, तो सी कोण से जो सटा हुआ भुजा है उसको संलग्न कहेंगे, यानी बी सी भुजा यहाँ सी के संलग्न हो जाएगी। सी के संलग्न भुजा कौन है यहाँ, बी सी। सी के संलग्न भुजा बराबर बी सी। लिखने का अपना तरीका है, देखो इस फिगर में इस तरह से लिखे हैं, यहाँ पर दूसरे तरीक़ा से लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। सी के संलग्न भुजा कौन है, बी सी है, और सी के सम्मुख भुजा ए बी है। और उसी फिगर को उठाकर यहाँ पर रखे हैं, तो यहाँ पर सी कोण के लिए बात किए थे और यहाँ पर ए कोण की बात कर रहे हैं। अच्छा, मेन पॉइंट अब ये समझना है, अभी तक हम लोग को ये जानकारी नहीं हुआ है कि किसको आधार कहेंगे और किसको लंब कहेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया ना कि संलग्न किसको कहेंगे और सम्मुख किसको कहेंगे। ठीक है, तो देखिए सी कोण की बात करेंगे, हम कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में कर्ण, लंब और आधार। देखिए कर्ण को एच से सूचित किया जाता है और लंब को पी से सूचित किया जाता है और आधार को बी से सूचित किया जाता है। कर्ण का अंग्रेजी होता है हाइपोटेनस। एच से शुरू होता है तो एच से सूचित किया जाता है कर्ण को। और लंब को का अंग्रेजी होता है परपेंडिकुलर, तो इसको पी से सूचित करते हैं। और आधार का अंग्रेजी होता है बेस, तो इसको बी से सूचित करते हैं। अब ये हमको बताना है कि त्रिभुज ए बी सी में कर्ण कौन है, लंब कौन है, आधार कौन है। अब इस त्रिभुज में भी यही सेम बात बताना है कि कर्ण कौन है, लंब कौन है और आधार कौन है। कर्ण को एच से सूचित करेंगे, लंब को पी से सूचित किया जाता है और आधार को बी से सूचित किया जाता है। देखिए इन बातों को ध्यान में रखना है, एच पी और बी, क्योंकि क्वेश्चन बनाएंगे तब लंब, कर्ण और आधार पूरा नहीं लिखेंगे, वहाँ पर एच पी और बी से ही काम चलेंगे। और वहाँ पर समझ जाना है कि एच मतलब लिखा हुआ है कर्ण, बी मतलब लिखा हुआ है आधार और पी मतलब लिखा हुआ है परपेंडिकुलर यानी लंब। अच्छा, सी कोण के लिए आधार, कर्ण तो हमको सबको पता है कि AC होगा। अच्छा, सी से जो सटा हुआ भुजा उसको संलग्न भुजा कहेंगे। संलग्न भुजा को ही आधार कहा जाता है। अब मेन पॉइंट पाइए, संलग्न भुजा को आधार और सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में यदि सी कोण की बात करेगा तो आधार हो जाएगा BC, क्योंकि संलग्न भुजा यही है, और आधार हो जाएगा BC। और सॉरी यार, देखो लंब लिखना है, आधार तो BC हो जाएगा और सम्मुख भुजा AB, तो AB क्या हो जाएगा यहाँ पर, परपेंडिकुलर हो जाएगा यानी लंब हो जाएगा। देखिए यदि किसी को संलग्न या सम्मुख भुजा में दिक्कत हो रहा है समझने में, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, लंब और आधार तब भी समझिएगा। देखिए कैसे समझिएगा, ABC, इसमें कर्ण आपको समझ में आ गया। जिस कोण की बात कर रहे हैं ना, तो उससे जो सटा हुआ भुजा है ना, उसी को आधार कहते हैं। देख लीजिए आधार BC सटा हुआ है, BC को आधार बोलेंगे। और सी भुजा की बात कर रहे हैं ना, तो उसके जो सामने वाला भुजा है ना,
उसी को लंब कहेंगे। बस सिंपल बात है। इस त्रिभुज में संलग्न और सम्मुख समझ में आएगा तो भी और सुंदर है, लेकिन यदि नहीं समझ में आएगा तब भी लंब, कर्ण और आधार समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जिस कोण की बात करेंगे ना उससे जो सटा हुआ भुजा है ना उसको आधार कहते हैं। आज इस कोण की बात कर रहे हैं ना, उसके सामने जो भुजा दिखाई दे रहा है ना उसी को लंब कहेंगे। अब इसमें बताइए तो ए, बी और सी में कर्ण कौन है? तो कर्ण AC है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर किस कोण की बात किया है? ए का। वहाँ पर किस कोण की बात कर रहा था? सी का। तो यहाँ पर कर्ण और लंब और आधार बदल जाएगा। अब देखिए इस त्रिभुज के लिए लंब कौन होगा? तो किसका बात किया है? ए कोण के लिए बात किया है, तो ए के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, क्योंकि सम्मुख भुजा यही है। तो सामने है BC, तो ये हो गया लंब। और आधार कौन हो जाएगा? ए कोण की बात कर रहा है ना, तो ए से सटा हुआ भुजा कौन है? AB, तो ये हो जाएगा आधार। तो टॉपिक क्या था? कंसेप्ट था कि समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण कौन है। लंब का अंग्रेजी होता है परपेंडिकुलर, आधार का अंग्रेजी होता है बेस, और कर्ण का अंग्रेजी होता है हाइपोटेनस। कर्ण को H से सूचित किया जाता है, लंब को P से सूचित किया जाता है और आधार को B से सूचित किया जाता है। आइए अब आगे समझते हैं। आगे टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो जाएगा? ये समकोण त्रिभुज है, इसका नाम दे देते हैं A, B और C। देखिए त्रिभुज का नाम अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं, P, Q, R भी रख सकते हैं, A, B, C भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A, B, C हम मान लेते हैं, इसी कोण के लिए मान लेते हैं ई कोण थीटा है। तो ये त्रिभुज में हमको पता चल गया कि किस कोण की बात कर रहे हैं? C कोण की। तो इसके लिए लंब कौन हो जाएगा? कर्ण कौन हो जाएगा? तो कर्ण को आप कर्ण नहीं लिखेंगे, H लिखेंगे। इसके लिए लंब कौन हो जाएगा? तो इसका सामने वाला, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। सम्मुख भुजा ये है। और इस कोण के लिए आधार कौन हो जाएगा? आधार कौन हो जाएगा? तो इसका संलग्न भुजा जो है वो आधार हो जाएगा, यानी BC हो जाएगा। BC भुजा जो है वो आधार हो जाएगा। देखिए कर्ण, लंब और आधार। देखिए त्रिकोणमिति में टोटल 6 अनुपात होता है। पहला है साइन थीटा। देखिए यहाँ पर थीटा लिखा हुआ है, इसीलिए हम लिखे क्या? साइन थीटा। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होगा? ये सूत्र है, त्रिकोणमितीय अनुपात इसको कहते हैं। टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसको याद रखना है क्योंकि इसी पर आगे क्वेश्चन बनेगा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो इसका सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। दूसरा है कॉस थीटा। कॉस थीटा का सूत्र हो जाएगा आधार बटा कर्ण। और तीसरा है टैन थीटा। टैन थीटा का सूत्र हो जाएगा लंब बटा आधार। चौथा हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा का सूत्र हो जाएगा, थीटा लिखा हुआ है यहाँ पर, आधार बटा लंब। पांचवा होगा सेक थीटा। सेक थीटा ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। और छठा और अंतिम क्या है? कॉसेक थीटा। COSEC लिखा हुआ है, कॉसेक थीटा। इसका हो जाएगा फार्मूला कर्ण बटा लंब।
ध्यान से समझिए इसको पढ़कर। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार, और कॉट थीटा का सूत्र होता है आधार बटा लंब, सेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटा आधार, और कोसेक थीटा का सूत्र हो जाएगा कर्ण बटा लंब। अच्छा, एक बात को ध्यान से देखिए, टेन थीटा का सूत्र है लंब बटा कर्ण, और कॉट थीटा का सूत्र क्या है आधार बटा लंब। टेन थीटा का सूत्र है लंब बटा आधार, और कॉट थीटा का सूत्र है आधार बटा लंब। टेन का जो है कॉट का भी उतना ही है, बशर्ते फर्क इतना है कि ये उलट गया है। इसका हम कह सकते हैं कि टेन का उल्टा होता है कौन, कॉट। अब ध्यान से देखिए, कॉस थीटा बराबर दिया है आधार बटा कर्ण, और सेक थीटा बराबर दिया है कर्ण बटा आधार, यानी कर्ण ऊपर चल गया है आधार नीचे चल गया है। कॉस थीटा का सूत्र है आधार बटा कर्ण, और सेक थीटा का सूत्र है कर्ण बटा आधार। यहाँ पर देखिए एक दूसरा के उल्टा है फार्मूला, तो हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के उल्टा होते हैं। अब इसको ध्यान से देखिए, इसका सूत्र है साइन थीटा का लंब बटा कर्ण, और इसको नीचे तक ये तो कर्ण बटा लंब हो गया है, यानी उलट गया है। तो हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो देखिए ये समझना है, 3 वो याद हो जाएगा, आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बनाते बनाते याद हो जाता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब फिर ध्यान रखना है क्या कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। बस 3 गो याद रखना है, 3 गो से 6 गो याद हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन बनाएंगे तो हम पूरा पूरा नहीं लिखेंगे, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। इसको लिखेंगे हम लोग इस तरह से। देखिए साइन थीटा बराबर डायरेक्ट लिखेंगे पी बटा एच, पी मतलब परपेंडिकुलर, लंब को पी से सूचित किया जाता है, कर्ण को एच से सूचित किया जाता है, और आधार को सूत्र लिखेंगे बी बटा एच, बी बटा एच, बी मतलब बेस, एच मतलब हाइपोटेनस। टेन थीटा को लिखेंगे पी बाई बी, और कॉट थीटा को लिखेंगे बी बाई पी, सेक थीटा को लिखेंगे एच बाई बी, और कॉसेक थीटा को लिखेंगे एच बाई पी। यानी जब क्वेश्चन बनाएंगे तो अब हम वहाँ पर नहीं लिखेंगे कि कर्ण बटा लंब इस तरह से हिंदी में, इसको लिखेंगे डायरेक्ट साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, कॉट थीटा बराबर बी बाई पी, सेक थीटा बराबर एच बाई बी, कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इस पर क्वेश्चन बनेगा। इसी पर अब क्वेश्चन, त्रिकोणमिति की शुरुआत इसी फार्मूला से होता है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, अभी अभी हम लोगों ने देखा, इसको भी नोट कर लेते हैं, साइन थीटा आइए इसको समझ लेते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा भी हम लोग क्या देखें, साइन थीटा जो है वो कॉसेक थीटा का उल्टा है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई कॉसेक थीटा, COSEC लिखा हुआ है। दूसरा है कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा 1 बाई सेक थीटा हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा जो होता है वो किसके उल्टा होता है, सेक थीटा के। इसी तरह से है टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा जो है 1 बाई कॉट थीटा के उल्टा हो जाएगा, COT, कॉट थीटा के उल्टा हो जाएगा। देखिए साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा,
कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा, टैन थीटा कॉट थीटा का उल्टा। 4 नंबर है। अब देखिए इसको उल्टा फिर लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा हो रहा है, तो ये भी कह सकते हैं कि कोसेक थीटा जो है 1/साइन थीटा होगा, क्योंकि एक दूसरा के उल्टा ही तो है आपस में। तो यहाँ पर लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। 5वां नंबर है सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। और 6वां है कॉट थीटा बराबर 1/टैन थीटा, टैन थीटा। देखिए इस सूत्र में कोई उतना बड़ा झमेल नहीं है याद करने में, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, पढ़ते पढ़ते याद हो जाए। बस इतने बात याद रखना कि साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है, कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है, टैन थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है। बस यही 3 बात याद रखना है। ये बात याद रहेगा तो ये फार्मूला आप लोग अपने से लिख लीजिएगा। उल्टा होता है मतलब 1/1 में करेंगे। साइन थीटा किसके उल्टा होता है? कोसेक थीटा के, तो 1/कोसेक थीटा। कॉस थीटा 1/सेक थीटा। टैन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। अब फिर उल्टे लिख देना है। कोसेक थीटा जो है 1/साइन थीटा हो जाएगा, सेक थीटा जो है 1/कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉट थीटा जो है 1/टैन थीटा हो जाएगा।